ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट और आपके कौन कौन से ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं और कौन कौन सी आपकी उसके अंदर जो है उसकी यूजेजेस है। क्लियर है? उसको हम कैसे यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। देखें तो आपके पास यूजिंग एक्सप्रेशन 4 + 5 = 9। आप एक्सप्रेशन लिखते हो ना, आपने क्या किया कि 4 + 5 को जो है ऐड करवाया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं यही काम ड्रीमवीयर के ऊपर करूं तो वो भी कर सकता हूं। सही है? तो मैं यहां पे आता हूं और यहां पे आके मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता, डायरेक्ट आके अलर्ट के अंदर 4 + 5 करवा देता हूं। सही? इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट देखें क्या आ रहा है, 9 आ रहा है जो वहां पे कह रहा है। लेकिन 4 + 5 ये है क्या, 4 क्या है, 5 क्या है, प्लस क्या है। सही? तो अगर इसको मैं बताना चाहूं तो आपके पास, ठीक है, अगर आप कह रहे हो 4 + 5 = आउटपुट क्या आना चाहिए, 9। ठीक है? आपकी एक्सप्रेशन क्या थी, एक्सप्रेशन ये थी कि आपके पास 4 और 5 को क्या करना है, ऐड करना है। उसके बाद आउटपुट क्या आएगा आपका, 9 आएगा। ऐसा ही है? क्लियर? तो यहां पे 4 क्या है, 4 आपके पास और 5 ये दोनों क्या है आपके पास पता है, इनको हम ऑपरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स या ऑपरेंड कहते हैं। सही है? इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेंड्स कहते हैं। और आपके पास ये प्लस क्या है, ये प्लस आपके पास ऑपरेटर है। प्लस क्या है, ऑपरेटर है। भाई ऑपरेटर वो जो ऑपरेट करता है और ऑपरेंड्स वो जिन पे ऑपरेशन होता है। समझ में आ रहा है? प्लस का काम है ऑपरेट करना। क्लियर? और ये आपके ऑपरेट किसके ऊपर करना है, ऑपरेंड्स के ऊपर। किसके ऊपर, ऑपरेंड्स के ऊपर। क्लियर? तो आपके अगर वेरिएबल भी होंगे ना a और 4 और 5 की जगह पे, तो वो भी क्या होंगे, एज अ ऑपरेंड होंगे। और ऑपरेटर कौन सा होगा, जो बीच में होगा। क्लियर? अभी तो हम प्लस करवा रहे हैं, हम सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, डिवीजन करवा सकते हैं, आप चाहें तो हम जितने भी ऑपरेशन है आप परफॉर्म करवा सकते हो। क्लियर? उसके बाद आपकी जो भी रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्लियर? तो आपने देखे वेरिएबल्स पढ़ लिए, वेरिएबल्स के रूल्स पढ़ लिए। सही? अब आप डेटा टाइप भी पढ़ चुके हो, लेकिन उन वेरिएबल्स को कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ते हैं। सही है? तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स के अंदर यहां पे आगे देखें, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सपोर्ट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। इसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स के टाइप हैं। कौन कौन से? एक है अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्लियर? अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, आप लोगों ने ALU पढ़ा था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सही है? उसी के अंदर आपने 5 सिंबल्स पढ़ी थी, वही अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, एक उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद है कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर। तो 1 बाय 1 एक एक टाइप को हम पढ़ते हैं। क्लियर? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? देयर आर फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। अब आपके कौन कौन से हैं ऑपरेटर्स? एज्यूम वेरिएबल a होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल b होल्ड्स 20 देन। अब यहां पे ये कह रहा है ये कि अगर वेरिएबल a के पास वैल्यू है 10 और वेरिएबल b के पास वैल्यू है 20। सही? एक एज्यूम कर लो, एक एग्जांपल है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप है। सही? प्लस क्या करता है, उन a और b को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, जो अभी मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे रहा था, अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा a, उसके अंदर 10 असाइन करता हूं और दूसरा वेरिएबल बनाता हूं b जिसके अंदर 20 असाइन करता हूं। और यहां पे आगे क्या कर लूंगा, पहला ऑपरेटर है एडिशन, वहां पे a + b करवा दूंगा। समझ में आया? और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आपके पास इसका आउटपुट जो है 30 आ जाएगा। 10 + 20 कितने हो जाएंगे,
30 और 10 आपने असाइन किया है वेरिएबल ए को, 20 किसको असाइन किया है वेरिएबल बी को। अब यहां पे आते हैं, दूसरा हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। एज इट इज आप प्लस की जगह पे माइनस दे दोगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। एज इट इज आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा सकते हो, आप चाहें तो मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। अब मॉडुलस यहां पे अगर आप दिखाएं, ठीक है, रिमाइंडर हम निकालते हैं ना, वो रिमाइंडर इसी से निकलता है। क्लियर? ए रिमाइंडर बी, तो आपका आउटपुट क्या आएगा देख लें, यहां पे 10 आ रहा है। क्लियर है? ए का रिमाइंडर लिया बी के साथ तो आपका आउटपुट वो है जो आपका 10 है। उसके बाद प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये आपके यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं जिन्हें हम अनवरे। अच्छा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और आपका दूसरा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सही है? अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के कौन से पर्पस है? क्लियर? और अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के भी दो तरीके यहां पे, ठीक है। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया ए, कौन सा वेरिएबल है ए, उसी की मैं क्या करवा रहा हूं, इस अलर्ट के अंदर उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं और उसकी वैल्यू दे रहा हूं ए प्लस प्लस। क्या दे रहा हूं ए, तो आपकी ये इंक्रीमेंट तो हो गई, लेकिन कौन सी इंक्रीमेंट है? पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है? क्लियर? क्योंकि हम इन्हीं वेरिएबल्स को ऐसे भी बना सकते हैं, ए प्लस प्लस भी कर सकते हैं या प्लस प्लस ए भी कर सकते हैं। सही है? प्लस प्लस की सिंबल पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। और अगर आप बाद में देते हो तो हम इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है? और प्री मकसद पहले, आपने अगर वही इंक्रीमेंट का ऑपरेटर पहले लगाया किसी वेरिएबल के तो हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? प्री इंक्रीमेंट। समझ में आया? एज इट इज उसके बाद है आपके पास डिक्रीमेंट। तो अगर आप माइनस ए माइनस माइनस करते हो तो ये कहलाएगी पोस्ट डिक्रीमेंट। क्या कहलाएगी? पोस्ट डिक्रीमेंट। और अगर आप कहते हो पहले माइनस माइनस की सिंबल और फिर दे रहे हो ए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? प्री डिक्रीमेंट। प्री, अब ये करता क्या है? इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते क्या है? तो इंक्रीमेंट क्या करता है कि इसी ए की वैल्यू जो भी है, अभी ए की वैल्यू क्या थी? 10 ना, तो उसी के अंदर एक नंबर की एडिशन कर लेगा, इंक्रीमेंट कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो आप एक नंबर की उसके अंदर एडिशन कर सकते हो। जी, डिफरेंस बता रहा हूं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो यहां पे आ जाए, देखें। अब अगर मैं ए प्लस प्लस करवा रहा हूं, सही है, और कौन सी प्लस प्लस है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। कौन सी है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। सही है? इन सबको हम कर देते हैं कमिट। मल्टीपल लाइन कमिट्स पढ़े थे, तो यहां पे आके और यहां तक इनको कमिट कर देते हैं। सही है? बाकी कोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं तो देखें उसकी वैल्यू अभी तक 10 ही है, जबकि उसको इंक्रीमेंट करनी थी एक डिजिट की उसी ए के अंदर। पता है इंक्रीमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि आपने जो यूज किया है वो क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या है वो? पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका मकसद यह है कि अगर मैं इसके बाद एक अलर्ट करता हूं और उसी ए की अब इंक्रीमेंट नहीं करवा रहा, सिर्फ ए को कॉल कर रहा हूं, समझ में आया? तो पहली बार जो अलर्ट आएगा उसके अंदर वैल्यू क्या होगी? जो ए की एक्चुअल वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो 10 थी ना, तो आपकी वो वैल्यू आ जाएगी। देखें, और अगर मैं उसको सेकंड टाइम अलर्ट करवाता हूं, देखें पहली बार क्या आई उसकी वैल्यू? 10। ओके करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू क्या आई? 11। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है जब भी आप वैल्यू स्टोर करवाते हो किसी वेरिएबल की, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल है var a इज इक्वल टू 10, सही, और इसी को मैं यहां पे आके क्या कर रहा हूं? अलर्ट के अंदर a प्लस प्लस कर रहा हूं, a प्लस प्लस
तो आपकी ये मेमोरी के अंदर डेटा कैसे स्टोर होती है, तो यहां पे आके देखिएगा। अब यहां पे दो काम हो रहे होते हैं, एक होता है डेटा हमें शो, दूसरा होता है मेमोरी में डेटा जा रहा होता है। सही है, यहां पे यही हो रहा है ना, एक डेटा जा रहा है मेमोरी में, दूसरा हमें स्क्रीन के ऊपर वेब ब्राउजर के ऊपर शो हो रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना हमारे पास कि उन वेरिएबल्स की डेटा कहां पे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है और दूसरी हमें शो भी हो रही है। यही काम होता है ना। सपोज फाइल्स जो है हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर भी हैं और हमें शो भी हो रहे होते हैं। ये सही है। अब यहां पे जब हम क्या कर रहे हैं, इसी कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कोड की एग्जीक्यूशन के वक्त वेरिएबल ए की अगर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट की है, यानी कि पहले वेरिएबल है बाद में इंक्रीमेंट है, तो पता है क्या हो रहा है, यहां पे ए की वैल्यू पहले है बाद में इंक्रीमेंट है। समझ में आ रहा है, पहले ए है बाद में इंक्रीमेंट है ना, तो यहां पे क्या कर रहा है, पहले ए की वैल्यू को कर रहा है शो आपकी स्क्रीन पे। कहां पे, आपकी स्क्रीन पे कर रहा है इसको शो, और उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाता है, सही है, जैसे थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाता है तो उसको मिलती है प्लस प्लस, और किसमें करनी है, उसी ए के अंदर। तो वो क्या करता है, इसी के अंदर वही इंक्रीमेंट करके इसकी वैल्यू स्टोर करवा देता है मेमोरी के अंदर। किसके अंदर, मेमोरी के अंदर ये स्टोर करवा देता है ए की वैल्यू 11, और स्क्रीन पे क्या शो करवा देता है, 10। स्क्रीन पे क्या शो करवा रहा है, 10। यहां पे देखें लेफ्ट टू राइट जब आप आ रहे हो तो इसको पहले क्या मिला, ए मिला, पहले क्या मिला, ए, तो इसने स्क्रीन पे शो कर दिया। और उसके बाद इसकी इंक्रीमेंट करके मेमोरी के अंदर इसकी वैल्यू 11 है, लेकिन आपको जो शो हो रही वो क्या है, 10 है। और नेक्स्ट टाइम जब मैंने अलर्ट किया था, इसके बाद जब मैंने इसको अलर्ट किया था, उसी ए की वैल्यू को जब मैंने अलर्ट किया और उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं की थी, तो क्या हो रहा था, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, उसकी वैल्यू जो सेकंड टाइम मैंने इसको कॉल किया था उसकी वैल्यू 11 थी। क्यों, जब मैं नेक्स्ट टाइम उसको अलर्ट करके कॉल कर रहा हूं वो वैल्यू मेमोरी से उठा रहा है, जो ऑलरेडी ए की वैल्यू स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, वो वहां से उठा के आपको शो कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो अगर आप पोस्ट इंक्रीमेंट देते हो तो ये होगा, लेकिन अगर आप प्री इंक्रीमेंट करते हो, अगर आप प्री इंक्रीमेंट करते हो तो आपकी वो इंक्रीमेंट भी होगी और आपको वैल्यू एज इट इज शो भी करवा देगा जो उसकी होगी। अगर यहां पे आते हैं ए प्लस प्लस नहीं प्लस प्लस ए करते हैं, यानी कि प्री इंक्रीमेंट, तो आउटपुट आपका ऐसे आएगा। देखिए अब 11 आ रहा है, समझ में आया। तो अगर आप प्लस प्लस पहले करेंगे तो पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए के ऊपर, और अगर आप बाद में लगाएंगे तो पहले ए की वैल्यू शो होगी जो ऑलरेडी उसके पास है, उसके बाद इंक्रीमेंट होकर मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन सेकेंड टाइम अगर आप उसी ए की वैल्यू को कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी और जो मेमोरी के अंदर आपकी असाइन होती है। समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर। उसके बाद यहां पे आ जाए, उसके बाद है आपके पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन। देयर आर फॉलोइंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। कौन से हैं वो, एज्यूम वेरिएबल ए होल्ड्स 10 एंड वेरिएबल बी होल्ड्स 20, जो आपके ऑलरेडी थे ए और बी वेरिएबल्स। अब यहां पे पहला जो ऑपरेटर है वो इज इक्वल टू है। ये क्या करता है, चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ये ऐसे चेक करता है कि क्या दो वेरिएबल्स की वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं है। ये ऑपरेटर्स आपके यूजर नेम और पासवर्ड जब आप फेसबुक या कहीं पे भी साइन अप करते हो, लॉग इन करते हो ना, तब भी यूज होते हैं कि आपने जो ऑलरेडी साइन अप किया था उसी डेटा के अकॉर्डिंग आपका यूजर नेम उसके बराबर है और पासवर्ड भी आपका बराबर है, तो आप लॉग इन करेंगे, यहां आप लॉग इन नहीं करेंगे। सही है। इन ऑपरेटर्स का इतना अच्छा यूज है व्हेन यू हैव टू इंटरेक्ट विथ योर डेटाबेसेस। समझ में आया, क्लियर। अब उसके बाद उसके ही नीचे लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू। ये चेक करता है कि क्या वेरिएबल ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, जो एमएस एक्सेल के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था वही है, इक्वल इक्वल नॉट इक्वल। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। अगर मैं यहां पे समझाना चाहूं, यहां पे देखें, अब मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि ए और बी की कंपैरिजन करवाता हूं कि क्या वेरिएबल ए बराबर है बी के।
तो अगर बराबर होगा तो हमें आउटपुट आएगा ट्रू, अगर बराबर नहीं होगा तो हमें आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। तो अगर हम इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखें फॉल्स आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है कि ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी के। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, और बी की वैल्यू 20, तो ए बराबर नहीं है बी के। क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहां पे आके कहता हूं ए इज नॉट इक्वल टू बी, अब आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू वाकई बराबर नहीं है बी के। सही है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, आउटपुट क्या आ रहा है, देखें ट्रू आ रहा है कि वाकई ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। क्लियर है सबको। उसके बाद अगर आप यहां पे आके क्या कर रहे हो, अगर आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो ग्रेटर देन, कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स है ना, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि क्या पहली वैल्यू दूसरी से छोटी है, क्या पहली वैल्यू दूसरी के बराबर है, क्या पहली वैल्यू दूसरी से बराबर नहीं है। मकसद सारी कंपैरिजन होगी। सही है, एज इट इज। अब मैं यहां पे आके इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अब क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी बी से बड़ी नहीं है। बी के अंदर 20 है, ए के अंदर 10 है। सही। अगर मैं इसको फिर से चेक करवाता हूं कि क्या ए की वैल्यू छोटी है बी से, तो अब आपके पास आउटपुट ट्रू आएगा। सही है, क्योंकि ए की वैल्यू वाकई बी से छोटी है। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं चेक करता हूं कि क्या ए की वैल्यू चलो ग्रेटर नहीं है, बड़ी नहीं है, क्या उसके बराबर है, तो हम इज इक्वल लगाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सही है। इनकी मैं अगर सिंबल्स लिख दूं जो आपको यहां पे शो हो रही हैं, ये आपकी इक्वल टू कहते हैं। इक्वल टू क्या कहते हैं, इक्वल टू कहते हैं ऐसे। और अगर हम नीचे आके, ये आपकी नॉट की सिंबल है, ठीक है। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करोगे ना कीबोर्ड से, तो आपकी ये सिंबल आ जाएगी, और इसके साथ इक्वल लगाते हो तो ये आपका होगा नॉट इक्वल टू की सिंबल। सही। और अगर आप ये ग्रेटर देन की सिंबल देते हो तो इसको हम ग्रेटर देन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेटर देन कहते हैं। और इसको आप लेस देन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेस देन कहते हैं। और अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल हो ऐसे, अच्छा इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू ये क्या करता है, ये आपकी दोनों चीजें चेक कर रहा है। यहां पे आप जब ये कर रहे हो, ठीक है, देखें अब मैं अगर यहां पे इसको यूज कर रहा हूं कि क्या ए की वैल्यू बड़ी है बी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है। इसने एक तो ये चेक कर लिया। सही। दूसरा क्या चेक करेगा कि ए की वैल्यू क्या बराबर है बी के। दोनों चीजें चेक हो रही हैं अब कि क्या बराबर है या बड़ी है। अब यहां पे दोनों चीजें चेक हो रही हैं कि अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो या आपकी इक्वल हो, फिर भी आप क्या कर दो, मुझे ट्रू रिटर्न करो। लेकिन वो दोनों नहीं है, ना ए की वैल्यू बी से बड़ी है ना बी के बराबर है। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, फॉल्स आएगा। सही है। मैं इन चीजों को हटा देता हूं, एग्जीक्यूट करते हैं। देखें क्या आ रहा है, आउटपुट फॉल्स आ रहा है। क्लियर। और अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, बी की वैल्यू भी 10 रखते हैं, बी की वैल्यू भी, अब ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं है लेकिन ए की वैल्यू बी से बराबर है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देखिए दोनों कंडीशन चेक हो रही है ना, तो आपकी आउटपुट ट्रू आएगी। क्लियर है सबको। उसके बाद है आपके पास, ठीक है, उसके बाद है आपके पास लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, अब ये चेक करेगा कि क्या ए की वैल्यू स्मॉल है बी से या बराबर है बी के। पहले ग्रेटर देन चेक कर रहा था, अब लेस देन चेक करेगा। सही। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये देखो प्लस की साइन दोनों में पहले ग्रेटर देन है फिर लेस देन है ना, लेकिन इज इक्वल की साइन बिल्कुल लास्ट में है। सही है ना। कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप पहले ग्रेट इक्वल लगा रहे हो, ऐसे पहले इक्वल और फिर ग्रेटर देन, तो ये आपका एरर आएगा। क्या आएगा, एरर।
जब भी आप लिखेंगे पहले लेस देन लिखें या आप ग्रेटर देन लिखें, बाद में आपको इज इक्वल की सिंबल देनी है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ऑपरेटर लिखने के भी कुछ तरीके हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, देयर आर फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो आपके कौन कौन से हैं? 3 हैं। एक है आपका एंड ऑपरेटर जिसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं, और है आपके पास लॉजिकल और ऑपरेटर, और दूसरा आपके पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये आप एमएस एक्सेल के अंदर भी कवर कर चुके हो, इनको हम फिर से पढ़ाएंगे। सही है? तो अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो एंड ऑपरेटर तब तक वैल्यू ट्रू मकसद प्रोवाइड नहीं करेगा रिजल्ट जब तक उसको कंडीशन सारी ट्रू नहीं मिलती। ये पता करता क्या है? ये आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज करते हो। किसके लिए? मल्टीपल कंडीशंस के लिए। देखें, अभी हमने एक ही कंडीशन दी है ना, नीचे देखें। अभी मैंने क्या दिया है कि क्या ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के, एक ही कंडीशन है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे ये कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल, क्या ए इक्वल है बी के, एंड फिर से मैं क्या लगा रहा हूं? एंड ऑपरेटर। क्या लगा रहा हूं? एंड ऑपरेटर। यानी कि ये जब आपकी मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, फिर हम क्या लगाते हैं? एंड ऑपरेटर लगाते हैं। समझ में आया? क्लियर है सबको? फॉर एग्जांपल मैं ये कर रहा हूं कि अगर आपका जब आप लॉगिन करते हो ना फेसबुक से, तो वहां पे कंडीशन क्या होती है? अगर आपका यूजर नेम बराबर है इसके एंड आपका पासवर्ड बराबर है इसके, तो बीच में क्या आ रहा है? एंड ऑपरेटर। मकसद दोनों कंडीशंस चेक हो रही हैं। सही है? तो दोनों कंडीशंस के लिए हम क्या लगाते हैं? बीच में एंड लगाते हैं या और लगाते हैं। क्लियर? मल्टीपल कंडीशंस के लिए, जैसे आप ग्रेड मालूम करते थे। सही है? एज इट इज आप यहां पे करोगे कि मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ए की वैल्यू बराबर है बी के एंड ए की वैल्यू स्मॉल है बी के। अच्छा, अब आपका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑपरेटर को सारी कंडीशंस ट्रू चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा? फॉल्स देगा। अगर आप अभी यहां पे देखें तो एक कंडीशन ट्रू है, वाकई ए बराबर है बी के, लेकिन ए छोटा नहीं है बी से। तो एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। लेकिन अगर आप इसकी दोनों कंडीशन, सपोज ऐसा करता हूं, यहां पे आके, अच्छा पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, फिर भी आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो, पहली कंडीशन आपकी क्या है? पहली ट्रू है, सही है? सपोज ऐसा करता हूं, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी। पहली कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई कि ए छोटा है बी से, चलो बराबर नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या दे रहा हूं कि क्या ए बड़ा है बी से, तो पहली कंडीशन ट्रू, दूसरी कंडीशन फॉल्स, तो फिर भी आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। सही है? क्योंकि एंड ऑपरेटर की डिमांड है कि मुझे सारी कंडीशन ट्रू देंगे तो ही आउटपुट ट्रू दूंगा, अदरवाइज आउटपुट ट्रू नहीं दूंगा। अगर मैं समझने के लिए डायरेक्ट ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यूज दे दूं तो वो भी समझ सकते हैं। यहां पे देखें, पहले भी ट्रू देता हूं, बाद में भी ट्रू देता हूं, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू ही आएगा। देखिए ट्रू आ रहा है, क्योंकि बीच में क्या है? एंड ऑपरेटर है, जिसको सारी कंडीशंस क्या चाहिए? ट्रू चाहिए। सही? और अगर हम ऐसा करते हैं, पहले इसको देते हैं फॉल्स, क्या देते हैं? तो आउटपुट अब क्या देगा? फॉल्स देगा। क्लियर? अब ये तो था एंड ऑपरेटर। हां, इसको अगर आप सारी कंडीशन भी फॉल्स देते हैं तो फिर भी आउटपुट फॉल्स देगा। हां, लेकिन अगर आप सारी कंडीशन ट्रू देते हैं तो फिर आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब बात करते हैं और ऑपरेटर की। तो और ऑपरेटर के लिए आप इंटर के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो आप देते हो 2 टाइम, इसको हम क्या करते हैं? और ऑपरेटर की सिंबल आप ऐसे लिखते हो। सही है? और इसके अंदर पहले, या आप सपोज आपके पास 10 कंडीशंस हैं, कहीं पे भी इसको एक बार ट्रू मिल गया ना तो आउटपुट ट्रू देगा। एक बार भी ट्रू मिल गया, चाहे पहले या बाद में, कहीं पे भी
सारी आपकी कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन भी ट्रू मिल गई तो आउटपुट क्या देगा? ट्रू देगा। सही है, ये आप समझ लो कि एंड का अपोजिट है। तो देखें अब क्या दे रहा है, वो ट्रू है, जबकि पहली कंडीशन फॉल्स है वहां पे। क्लियर है सबको? अब अगर मैं यहां पे दोनों कंडीशन फॉल्स देता हूं तो फिर आउटपुट फॉल्स ही देगा। क्या देगा ये? फिर फॉल्स ही देगा। सही, लेकिन सब में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू देगा। क्लियर? उसके बाद है नॉट। नॉट ऑपरेटर पता है क्या करता है? नॉट आपका हम शिफ्ट 1 प्रेस करते हैं तो आपकी ये सिंबल आती है। क्लियर? इसको हम क्या करते हैं? एक्सप्लेनेटरी शायद ऐसे कुछ नाम है इसका, है ना। अब मैं अगर यहां पे आके ट्रू लिखता हूं और उसके पहले नॉट देता हूं, उससे पहले क्या दे रहा हूं, तो ये क्या करता है? अपोजिट करता है। ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। समझ में आया? और इसको एक ही कंडीशन रिक्वायर है, मल्टीपल कंडीशंस पे काम नहीं करता। सही है? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं अभी तो देखें आउटपुट फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रू के पहले मैंने क्या दिया हुआ है? नॉट ऑपरेटर। तो नॉट क्या करता है? ट्रू को फॉल्स करता है और फॉल्स को ट्रू करता है। क्लियर है सबको? उसके बाद आपके ऑपरेटर के टाइप हैं। अच्छा, ये आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर पहला जो ऑपरेटर है वो इज इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू है। ये ऑपरेटर क्या करता है? ये आपकी किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। जब आप वेरिएबल बना रहे थे ना तब भी पढ़ाया था मैंने आपको। सही है? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप यहां पे इसको जो यूज कर रहे हो ना, देखें ये a इज इक्वल टू 10। तो यहां पे क्या कर रहा है? ये असाइन कर रहा है a को वैल्यू। कौन सी वैल्यू? 10। समझ में आया? तो यहां पे हम इसको क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये असाइन करता है वैल्यूज किसी भी वेरिएबल को। समझ में आया सबको? क्लियर? उसके बाद अगर बात करते हैं प्लस इज इक्वल टू, इसका मकसद पता है क्या है? अगर मैं ऐसा लिखता हूं फॉर एग्जांपल a प्लस इज इक्वल टू b, तो इसका मकसद पता है क्या है? कि a इज इक्वल टू a प्लस b, a प्लस b। अब मैं आपको अगर समझाना चाहूं, देखें अब यहां पे पता है क्या हो रहा है? a करो प्लस किसके साथ? b के साथ, और किसको असाइन करो? खुद a को। समझ में आया? क्लियर? फॉर एग्जांपल अवेश के पास 100 रुपीज है। मैंने क्या किया? अवेश को कहा मुझे 100 रुपीज निकालो, और मैंने अपने 100 देके उसको मिला के कहा अपने जेब में रखो फॉर एग्जांपल। तो क्या किया? उसी की वैल्यू ली, उसी के साथ ऐड करके उसी को कहा अपने जेब में रख दो। एज इट इज यहां पे वेरिएबल ए यही कर रहा है। सही? कि आपकी वैल्यू ए की ही जो है उसी के साथ बी की ऐड करो और असाइन किसको करो? फिर से ए को करो। समझ में आया? क्लियर? तो आपका ये क्या करेगा? ए और बी की वैल्यू को असाइन करके ऐड करके ए को ही असाइन कर देगा। समझ में आया सबको? उसके बाद है आपके पास ए। अब देखो यहां पे माइनस इज इक्वल, वो माइनस कर देगा ए की वैल्यू बी से, और जो भी बचेगा वो ए को ही असाइन कर लेगा एज इट इज। क्लियर? वैसे ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, वैसे ही डिवीजन है, वैसे ही मॉडुलस है। समझ में आ गया सबको? उसके बाद आपके पास लास्ट ऑपरेटर है जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपका बहुत ही रिलेटेड होता है इफ कंडीशंस है। एक्सेल के अंदर इफ कंडीशंस पढ़ी थी, इसके बाद हम वही करने वाले हैं, कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं कंडीशन स्टेटमेंट्स की, तो उन्हीं कंडीशन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग ये एक ऑपरेटर भी है जो काम करता है, लेकिन इसके अंदर हमारी कोडिंग स्मॉल होती है। इसके अंदर कोडिंग हमारी स्मॉल होती है, जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये आप यूज कैसे करते हो? जैसे आपने एमएस एक्सेल के अंदर काम किया था ना, ये समहाउ रिलेटेड है उसके। अगर मैं इसी अलर्ट के अंदर इसको यूज करूं तो कर सकता हूं, या ऐसा करता हूं एक वेरिएबल बनाता हूं सी, उसी के अंदर इसी ऑपरेटर को यूज कर लेता हूं। अब देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इसको कर रहा हूं कि अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो क्या करो? क्वेश्चन मार्क के बाद डबल कोट्स के अंदर क्या शो करो? यहां पे कर दो ट्रू शो। क्या शो कर दो? ट्रू। या
आप कॉलन लगा के डबल कोट्स के अंदर बता दो मुझे फॉल्स। अब यहां पे कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा, सही है। अब मैं यहां पे दे रहा हूं कंडीशन। यहां पे क्या है, ये कंडीशन है ना कि अगर a की वैल्यू b से छोटी है, अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी मैंने डबल कोट्स के अंदर रखा है वो आउटपुट में आ जाए। समझ में आया? अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद का पार्ट आउटपुट में आ जाएगा। क्लियर? अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका ये क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट नहीं चलेगा। आपका इस सिंबल को कहते हैं कॉलन। क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। तो इस कॉलन के बाद आप जो भी लिखते हो वो आउटपुट में आ जाएगा, सिंपल। और आपकी पूरी कंडीशन एक ही लाइन में हो रही है। और ये किसको असाइन हो रहा है? इसका जो भी आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, सी को असाइन हो जाएगा। और मैं सी को यहां पे अलर्ट के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो आप देखिएगा इसका आउटपुट। आउटपुट क्या आ रहा है? देखें, ट्रू, क्योंकि ए वाकई छोटा है बी के। सही है। अगर आप ट्रू और फॉल्स की जगह पे कुछ और लिख रहे हो, सही है, मैं लिख देता हूं स्मॉलर। अगर ए की वैल्यू वाकई बी से छोटी है तो आ जाए स्मॉलर, और यहां पे लिख देता हूं ग्रेटर। हे भाई, सही है, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी क्या आ रहा है? देखें, स्मॉलर आ रहा है। अब स्टेटमेंट्स अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से शो करवा सकते हो, जो आप चाहें। जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना आउटपुट में आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ये लिखो। क्लियर? वो आपकी अपनी स्टेटमेंट्स होगी, कमांड्स होंगी जो आप देना चाह रहे हो। क्लियर? तो ये थे आपके पास ओवरऑल ऑपरेटर्स जो हमने पढ़ लिए इन जावास्क्रिप्ट। और इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ और चीजें। लेकिन एक और चीज रहती है, टाइप ऑफ ऑपरेटर। ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? द टाइप ऑफ इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट इज प्लेस्ड बिफोर इट इज सिंगल ऑपरेंड। जो आपका वेरिएबल होता है ना, एक ऑपरेंड, उसी को कहते हैं हम। यहां का एक वैल्यू हो गई 4, वो भी एक ऑपरेंड है। सही है। तो किसी भी ऑपरेंड से पहले हम इसको लिखते हैं। और ये करता क्या है? विच कैन बी ऑफ एनी टाइप, इट इज वैल्यू इज अ स्ट्रिंग इंडिकेटिंग द डेटा टाइप ऑफ द ऑपरेंड। ये आपको बताता है कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सा आपका मकसद, जो आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, उसकी डेटा टाइप कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पे आ जाए, द टाइप ऑफ ऑपरेटर एवेल्यूएट्स द नंबर, स्ट्रिंग और बुलियन। मैं आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे देखें, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली ये जो आपने वेरिएबल ए और बी बनाया है ना, ए के अंदर आपने कौन सी नंबर्स डेटा टाइप की वैल्यू पुट की है ना, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं इससे पूछूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कि टाइप ऑफ ए का टाइप बताओ, डेटा टाइप बताओ, समझ में आ रहा है कि जो ए के अंदर वैल्यू है उस ए के अंदर किस डेटा टाइप की वैल्यू है। सही है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको किसी भी वेरिएबल की टाइप बताता है कि उसके अंदर जो वैल्यू पुट की है ना आपने, वो नंबर है, स्ट्रिंग है या बुलियन है। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपको आउटपुट क्या दे रहा है? नंबर डेटा टाइप पढ़ा था ना। अब आपको बता रहा है कि ए के अंदर जो वैल्यू आपने स्टोर की है वो नंबर डेटा टाइप की है। समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहां पे आके ऐसा करता हूं, इसी वैल्यू को डबल कोड के अंदर रखता हूं, किसके अंदर? तो अब ये क्या बन गई? स्ट्रिंग बन गई। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें क्या बता रहा है वो आपको? स्ट्रिंग है। क्लियर है सबको? अगर मैं यहां पे आके ऐसा करता हूं, इसको डायरेक्ट में पास कर देता हूं, ए नहीं नल पास कर देता हूं। क्या पास कर देता हूं? एग्जीक्यूट करें, देखें कौन सी डेटा टाइप बता रहा है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कंपोजिट डेटा टाइप है ना। सही है। क्लियर। उसके बाद अगर मैं क्या करता हूं, ए को रखता हूं और ए के अंदर अब वैल्यू नहीं देता, डायरेक्ट करता हूं ट्रू पास। तो ट्रू में आपकी कौन सी होती थी? बुलियन होती थी ना। अब ये देखें, अब आपको क्या बता रहा है कि ए की वैल्यू बुलियन डेटा टाइप है। सही है। तो ये था आपके पास टाइप ऑफ ऑपरेटर, और ये आपका बिल्ट इन फंक्शन है। क्या है? जो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने बना के आपको दे दिया है, जिसको हम यूज करते हैं। क्लियर। ये था आपके पास आज का लेक्चर ऑपरेटर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।